So students, this chapter is all about body fluids and circulation. When I say body fluids and circulation, सबके दिमाग में एक ही body fluid आता है, blood. बट हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर एक और एक फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ. ये हम लोग कभी सोचते नहीं है, कभी समझते नहीं है. तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में. बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी फ्लूइड में लिम्फ भी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ब्लड का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं. ब्लड में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करवाया था तुम लोगों को कि ब्लड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है तुम्हारे जो भी ब्लड सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसीज है, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. WBCs है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. हम सबको पता है आरबीसीज का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू कैरी द gases or respiratory gases across the entire what you can say parts of your body. Like say for example, अगर हार्ट में से ऑर्गन की तरफ ऑक्सीजन लेकर जाना है और ऑर्गन्स में से हार्ट की तरफ या लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना है, तो ये सारा काम हमारे आरबीसीज का होता है. WBCs का काम इज नथिंग बट व्हाट, दे आर सोल्जर सेल्स. मैंने कहा सोल्जर सेल्स. सोल्जर सेल्स आर नथिंग बट व्हाट, दे आर गोइंग टू अटैक द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हमारे पैथोजेंस होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे, जो तुम्हारे बाहर से आए हुए जर्म्स होंगे, उन जर्म्स को मारने के लिए हमारे पास में क्या है? हमारे पास में WBCs है, फाइटिंग सेल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं. थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोस मीनिंग क्लॉट एंड काइटोस मीनिंग सेल. मतलब ये सेल जो है वो तुम्हारा ब्लड क्लॉट करने में मदद करेंगे. जब भी कभी हम लोग ये सारे सेल्स की बात करते हैं तो वो फ्लोट होते रहते हैं इनटू अ प्लाज्मा. प्लाज्मा का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास में कोई भी टिश्यूज जो रहते हैं वो हमेशा एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर की दीवार है तो दीवार बनाने के लिए बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट, हम लोग जो सीमेंट बोलते हैं, वो सीमेंट की तरह काम करने वाला है तुम्हारा मैट्रिक्स फॉर द टिश्यू. सो हमारे सेल्स जो है WBCs, प्लेटलेट्स, RBCs, ये सारे सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये जो मैट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि प्लाज्मा क्या होता है. प्लाज्मा जो रहता है वो स्ट्रॉ कलर्ड. स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब क्या होता है? सूखी हुई घास की तरह होता है. ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस, विस्कस माने क्या? थिक फ्लूइड होता है. इसका परसेंटेज नियरली 55% होता है. मतलब टोटल 100% ब्लड में कितना परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा रहेगा? 55% ऑफ प्लाज्मा रहेगा. 90 to 92% ऑफ वाटर उसमें रह सकता है. प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन जो है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 8 to 10% है, या फिर 6 to 8% समटाइम्स इट कुड बी एस्टिमेटेड. फाइब्रिनोजन जो रहेगा, या फिर सीरम सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, हेपारिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये तुम्हारे क्या रहेंगे? ये तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन्स रहेंगे. उसमें से जो तुम्हारा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन जो रहता है वो मेजर प्रोटीन रहता है. ये मैंने मार्क करवाया था तुम लोग को लास्ट टाइम. फिर मैंने क्या बताया था कि फाइब्रिनोजन ये काम किसके लिए करता है? फाइब्रिनोजन का फंक्शन रहता है ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन. हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन के नाम से भी जानते हैं. ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे बॉडी में कोई भी कट होता है, कोई भी कट डेवलप होता है, तो हमारा ब्लड लीक आउट होता है, और लीक आउट होने के वजह से हमारा पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, बह जाएगा. तो ये ना होने के लिए हमारा ब्लड वहां पे रुक जाना चाहिए, क्लॉट हो जाना चाहिए. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग. और ये ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है तुम्हारा फाइब्रिनोजन का. समझ में आया है सबको? यस सर. यस सर. सिर्फ हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन है क्या प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में? तो नहीं, हमारे ब्लड के अंदर ग्लोब्यूलिन्स भी होते हैं. अब ग्लोब्यूलिन का नाम हमने और कहाँ पे सुना हुआ है? ग्लोब्यूलिन का नाम हमने और एक जगह पे सुना हुआ है, जो कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का जो चैप्टर है उसमें हमने सुना हुआ है. तो उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था? एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. हाँ सर. यस सर. कितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जरा बता दीजिए. एनी आइडिया? So there are different types of immunoglobulins, guys. Immunoglobulin में IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. हम लोग ऐसे लिखते थे ना, I capital G small और फिर G capital IgG, IgA, IgM, IgE,
IgD, ये IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, ये जो तुम्हारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंड दीज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू योर एंटायर बॉडी. इट विल बी वर्किंग लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म. अंडरस्टूड Yes, sir. एवरीवन? यस सर. चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा एल्बुमिन जो रहता है वो तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए मेंटेन करने के लिए रहेगा. ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? हमारे पास में होता है एल्बुमिन. सो मैंने 3 प्रोटीन्स का नाम बताया: सीरम फाइब्रिनोजन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन. सीरम फाइब्रिनोजन का काम धंधा क्या है? ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग. सीरम ग्लोबुलिन का काम धंधा क्या है? कि तुम्हारा जो भी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी देने का काम तुम्हारा सीरम ग्लोबुलिन करता है. IgG, IgA, IgM, IgE, IgT. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो सीरम एल्बुमिन है वो तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है. ये भी मैंने लास्ट टाइम अंडरलाइन करवाया था विद द ग्रीन कलर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा के अंदर और कौन से मिनरल्स होते हैं. सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैंगनीज होता है, और HCO3 माइनस आयन, क्लोराइड आयंस, ये सारे आयंस भी होते हैं. साथ ही साथ में इसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. इसके बाद में हमारे पूरे ब्लड के अंदर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. मतलब फाइब्रिनोजन अकेला ही ऐसा एक प्रोटीन नहीं है जो तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करेगा. देयर आर टोटल 11 to 12 फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू क्लॉट योर ब्लड. नाउ इसके अंदर तुम लोगों को अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरम का मतलब क्या है, सीरम का मतलब क्या है. तुम लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट का भी नाम सुना रहेगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट का नाम भी यही सीरम के ऊपर से आया है. तो ये सीरम का नाम एग्जैक्ट, ये जो सीरम है ये एग्जैक्टली होता क्या है? सो सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने भी है तुम्हारे ब्लड के अंदर के, उस क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर हम माइनस कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे, तो जो बचा कुचा सोल्यूशन है हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट विल बी नथिंग बट योर सीरम. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा. हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लाज्मा का डिस्कशन कर दिया है कि व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ योर ब्लड. द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, स्लाइटली अल्कलाइन, जिसके वजह से पूरे तुम्हारे ब्लड का जो पीएच है वो भी अल्कलाइन हो जाता है. Now, moving on to the next part that is called as formed elements. मैंने कहा formed elements. Formed elements का मतलब क्या होता है? कि जो तुम्हारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग formed elements बोलते हैं. और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तुम्हारा परसेंटेज वाइज? 45%. मैंने कहा 45%. 45% का मतलब क्या होगा? 55% हमारा क्या है? प्लाज्मा. तो 45% क्या होना चाहिए? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. टोटल कितना हो गया? 100%. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं. एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. मैंने कहा एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रो का मतलब क्या है? रेड. काइटोस का मतलब क्या है? सेल. ल्यूकोसाइट्स में ल्यूकोस का मतलब क्या है? व्हाइट. काइटोस का मतलब क्या है? सेल. थ्रोम्बोसाइट में थ्रोम्बोस का मतलब क्या है? क्लॉट. एंड काइटोस का मतलब क्या है? सेल. सो एरिथ्रो में एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, काइटोस मीनिंग सेल. ल्यूकोसाइट्स में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट एंड काइटोस मीनिंग सेल. एंड योर थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट एंड काइटोस का मतलब होता है सेल. सो हर एक सेल का अपना अपना अपीयरेंस और फंक्शन के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे दिया गया. एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज भी बोलते हैं. आरबीसी इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ योर एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आरबीसीज कितने होते हैं. आरबीसीज एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर एडल्ट मैन के अंदर एवरेज 5 बिलियन से लेके 5.5 बिलियन तक के हो सकते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड के वॉल्यूम के अंदर. आरबीसीज जो रहते हैं वो रेड बोन मैरो के अंदर एडल्ट के अंदर फॉर्मेशन करते हैं. आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? बिकॉज अगर आरबीसीज में न्यूक्लियस हुआ तो वो छोटे छोटे कैपिलरीज में से अच्छे से स्क्वीज आउट होकर नहीं आगे बढ़ सकता है. कैपिलरीज बहुत पतली होती है. आरबीसीज के हिसाब से, आरबीसीज के लेंथ के हिसाब से, आरबीसीज के डायमीटर के हिसाब से तुम्हारी कैपिलरीज बहुत पतली होती है. तो स्क्वीज आउट होके उन कैपिलरीज में से गुजरने के लिए हमारे आरबीसीज के पास में उतना पतला उतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. और ये फ्लेक्सिबिलिटी कब अचीव हो सकती है? अनलेस एंड अंटिल यू रिमूव द न्यूक्लियस द फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द आरबीसीज डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस. व्हाई? बिकॉज आरबीसीज में न्यूक्लियस इसलिए नहीं, बिकॉज आरबीसीज का अगर न्यूक्लियस हम निकालेंगे तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा पैक होने में मदद होगा.
ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन तुम्हारे आरबीसीज में पैक किया जाएगा, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन तुम्हारे आरबीसीज में पैक किया जाएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन भी उसके साथ में जुड़ सकता है, बिकॉज हम सबको पता है आरबीसीज के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है इट इज गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजन एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So what is the hemoglobin contain? It is an iron containing compound. It is a complex protein, and this complex protein is red in color, and that's why the entire RBC is red in color, because hemoglobin लाल कलर का है इसलिए RBC का कलर भी लाल है। साथ ही साथ में हम लोग को ये भी पढ़ना है कि hemoglobin का जो लेवल है तुम्हारे एडल्ट ह्यूमन के अंदर, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, वो कितना होना चाहिए? 12 to 16 grams of hemoglobin every 100 milliliters of blood. Now moving on to the next part कि RBCs का मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल क्या है? RBCs का मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल is nothing but respiratory gases का transport. Now what are these respiratory gases called as? Carbon dioxide and oxygen. Respiratory gases में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा वो टिश्यूज में से तुम्हारे हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट में से तुम्हारे टिश्यूज की तरफ या ऑर्गन्स की तरफ जो गैस जाने वाली दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। ना इसके बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आरबीसीज जो रहते हैं वो 120 डेज के बाद में मर जाते हैं। उनका लाइफ स्पैन कितना है? सिर्फ 120 दिन का है, और ये तुम्हारे आरबीसीज जो है वो ग्रेवयार्ड में जाके मर जाते हैं। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीन। बहुत बार ये क्वेश्चन आया गया है कि लिवर और स्प्लीन में से कौन सा ऑर्गन है जो आरबीसीज का ग्रेवयार्ड होता है, तो स्प्लीन आंसर है। प्लीज मार्क इट अप, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का कलर व्हाइट होता है। ल्यूकोसाइट जो रहता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन का पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए ल्यूकोसाइट का कलर व्हाइट होता है। ल्यूकोसाइट दैट इज डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर न्यूक्लियस जरूर होता है। न्यूक्लियस के अलग अलग शेप होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ना पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होता है? इसमें अलग अलग शेप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। ना इसका नंबर कितना होता है? रिलेटिवली लेस नंबर में होता है ये आरबीसी कंपैरिजन में 6000 to 8000 मिलीमीटर्स पर क्यूब ऑफ 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। समझ में आया? Yes, sir. ल्यूकोसाइट्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट्स, वन इज कॉल्ड एज अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स में क्या डिफरेंस है? ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं, अग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ग्रैनुलोसाइट्स में तुम्हारे 3 प्रकार होते हैं, तुम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम के ऊपर भी देखा रहेगा। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 प्रकार के ग्रैन्यूल्स वाले सेल्स कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। ये तीनों जो सेल्स हैं इनका काम धंधा भी अलग अलग है, बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि न्यूट्रोफिल्स जो रहते हैं वो न्यूट्रल डाइज को एक्सेप्ट करते हैं। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोला जाता है, वो एसिडिक डाइज को एक्सेप्ट करते हैं। और बेसोफिल्स जो रहते हैं वो बेसिक डाइज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर अल्कलाइन डाइज को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ कौन डाइज एक्सेप्ट करेगा? तो ग्रैन्यूल्स डाइज को एक्सेप्ट करेगा, ना कि पूरा साइटोप्लाज्म। ग्रैन्यूल्स जो रहेगा उसके वो एक्सेप्ट करने वाला तुम्हारा न्यूट्रल डाइज, एसिडिक डाइज एंड बेसिक डाइज। अंडरस्टूड? Yes, sir. ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या? जो डॉट 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 तुमको तुम्हारे साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर तुमको दिखाई जो देगा तुम्हारे डब्ल्यूबीसी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैन्युलर। नाउ अभी हमको क्या याद रखना है कि जो ग्रैन्यूल्स देंगे वो ग्रैन्यूल्स सिर्फ ग्रैन्यूल्स नहीं है, सब छोटे छोटे डॉट्स नहीं है। तो वो डॉट्स के अंदर या वो जो स्फेरिकल चीज के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ केमिकल पैक्ड होते हैं, और उसी के ऊपर उस डब्ल्यूबीसी का या फिर उस ग्रैनुलोसाइट का फंक्शन भी डिसाइड किया जाता है कि ग्रैन्यूल्स के अंदर कौन सा केमिकल है, उसके हिसाब से उस डब्ल्यूबीसी का फंक्शन भी चेंज होता रहेगा। ना सबसे पहली बात मैंने ऑलरेडी कहा था कि न्यूट्रोफिल्स जो रहते हैं वो सबसे एबंडेंट सेल्स होते हैं तुम्हारे बाकी के डब्ल्यूबीसीज में। 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसीज, टोटल डब्ल्यूबीसीज में तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स ही रहेंगे। बेसोफिल्स जो रहेंगे वो 0.5 to 1% तक जा सकते हैं अमॉन्ग ऑल द डब्ल्यूबीसीज टाइप। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट टोटल मिलाकर कितना परसेंट बनाएंगे? 6 to 8%। ये सारे परसेंटेज वाइज तुमको याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यू में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अंडरस्टूड? Yes, sir. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो रहते हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल को खा जाएगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? तुम्हारे बैक्टीरिया को खाने का काम करेंगे, डेड चीजों, डेड सेल्स को खाने का काम करेंगे। तुम्हारे मोनोसाइट्स भी यही काम करते हैं। मोनोसाइट्स जो रहते हैं वो तुम्हारे डायापेडेसिस करके, now what are diapedesis? Diapedesis is nothing but the squeezing of the WBCs out of your blood capillaries. Such moment is called as आउट होंगे और ब्लड कैपिलरी के फेनेस्ट्रे से वो बाहर निकलेंगे और तुम्हारे टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे। सो जब टिश्यू फ्लूइड में तुम्हारे डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, मोनोसाइट स्पेशली, तो उनको हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं। मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा,
फेज का मतलब क्या? खाओ, बड़े बड़े सेल्स जो दूसरे दूसरे सेल्स को खाते हैं। समझ में आया? सो मोनोसाइट का बड़ा भाई मतलब कौन है? मैक्रोफेज। कब होगा मैक्रोफेज? जब वो टिश्यूज में पाए जाएंगे तब। समझा? Yes, sir. Yes, तो sir. मैक्रोफेज भी तुम्हारा फैगोसाइटिक इन नेचर है, तुम्हारा न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक इन नेचर है, मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक इन नेचर है। और उसके बाद में बेसोफिल्स के अंदर ना कुछ केमिकल्स, जिस केमिकल्स का नाम क्या है? हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हम सबको पता है हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपारिन नाम के केमिकल्स तुम्हारे बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स के अंदर पाए जाएंगे और ये तुम्हारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल किस वजह से होते हैं? बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करने के लिए होते हैं ना। इओसिनोफिल्स जो रहते हैं वो 2 से 3% तक जाते हैं और ये तुम्हारे इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए होते हैं। मतलब इन्फेक्शन अगर रहेगी या फिर एलर्जिक कंडीशंस बढ़ जाएगा, एलर्जिक कंडीशंस। इओसिनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है बच्चे लोग? एसिडोफिल्स। ए फॉर एसिडिटी, ए फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। ऐसे याद रखो कि एलर्जिक रिएक्शंस जब रहेगी तुम्हारी बॉडी में, जो भी रैशेस हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो वो रैशेस के जगह पर ट्रैवल करने का काम किसका रहता है? तुम्हारे इओसिनोफिल का रहता है। बिकॉज इओसिनोफिल्स में ऐसे कुछ केमिकल्स रहते हैं जो एलर्जीज को न्यूट्रलाइज करने में काम धंधा करते हैं। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. लिम्फोसाइट जो रहते हैं वो 20 से 25% रहते हैं। लिम्फोसाइट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ ग्रैन्युलोसाइट। अ ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है? इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। 20 से 25% तक होंगे। बी एंड टी लिम्फोसाइट, बी एंड टी फॉर्म्स उसमें दिए जाते हैं। बी फॉर्म्स एंड टी फॉर्म्स में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस है? बी लिम्फोसाइट इज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो एंड गेट्स मैच्योरिटी इन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। बर्ड्स के अंदर एक ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, तो उस बर्ड्स के अंदर का नाम उन्होंने दिया हुआ है बी लिम्फोसाइट का। बी कम्स फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। नाउ टी लिम्फोसाइट का टी क्यों आया हुआ है? बिकॉज थाइमस में जाके तुम्हारे ये जो टी लिम्फोसाइट है इट इज गोइंग टू मैच्योर। बनेंगे कहां पे? बोन मैरो में ही बनेंगे, बट मैचुरेशन साइट इसकी कहां पे होगी? थाइमस के यहाँ पे होगी। और ये दोनों लिम्फोसाइट जो रहते हैं वो तुम्हारे इम्यून रेस्पॉन्सेस के लिए प्रेजेंट रहते हैं। थ्रोम्बोसाइट का काम धंधा क्या है? थ्रोम्बोसाइट इज नथिंग बट द थ्रोम्बोसाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्ज मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। ये लार्ज मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो का मतलब क्या होता है? मेगा, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। जिस सेल्स का सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं बोन मैरो का। ठीक है? सो ये बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स में जो छोटे 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 फ्रैगमेंट्स बनते हैं और उस फ्रैगमेंट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जो प्लेटलेट प्लग बनाने में या फिर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में या ब्लड कोएगुलेशन में काम धंधा करते हैं। नॉर्मली तुम्हारे प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो 1,50,000 से लेके 3,50,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड में पाया जाता है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुपिंग मैकेनिज्म हम लोगों ने एक टेबल जरूर किया था। उस टेबल में हमने देखा था कि हमारे आरबीसीज के टकले के ऊपर या फिर आरबीसीज के सरफेस के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं। उन एंटीजेंस में से अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन रहा, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर अगर ए एंटीजन रहा, तो वो हमारा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए ब्लड ग्रुप। आरबीसीज के सरफेस के ऊपर सिर्फ बी एंटीजन रहा, हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा बी ब्लड ग्रुप। आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, दोनों एंटीजन एक ही साथ में एक ही आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहे, हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। आरबीसीज के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, आरबीसीज के ऊपर, सॉरी, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, वी हैव अ ओ ब्लड ग्रुप। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. सो ए बी एंड ओ, ये चार हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं। उसमें भी और भी टाइप्स आते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, देन ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव के क्राइटेरिया है और नेगेटिव के क्राइटेरिया है, वो हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि ए अगर तुम्हारा सरफेस के ऊपर एंटीजन रहेगा आरबीसीज के, तो ब्लड ग्रुप इज नथिंग बट ए। बी एंटीजन तुम्हारे आरबीसीज के सरफेस के ऊपर रहेगा, द ब्लड ग्रुप इज बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन तुम्हारे आरबीसीज के सरफेस के ऊपर रहेंगे, वी कॉल इट एज द ब्लड ग्रुप एज ए बी। एंड अगर कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, बच्चे लोग एंटीजन ना, नॉट एंटीबॉडी, एंटीजन अगर नहीं रहेगा, वी कॉल इट एज ओ ब्लड ग्रुप। प्लीज ध्यान से सुनो, हम एंटीजन की बात करें ना कि एंटीबॉडी। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाला हूं तो
अगर मुझे बी वाला ब्लड चढ़ाया गया तो मेरी बॉडीज उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार रखेंगे, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज रहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे पास में एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे हमारे प्लाज्मा के अंदर। अगर मेरे पास में बी ब्लड ग्रुप है तो मेरे अंदर एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज रहेंगे इनसाइड माय प्लाज्मा। अगर मेरे पास में ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी मेरे प्लाज्मा में नहीं होगा। अगर मेरे पास में ओ ब्लड ग्रुप है तो मेरे अंदर ए और बी दोनों के लिए दोनों एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे मेरे प्लाज्मा में। समझा? Yes, sir. वन लास्ट टाइम I'm explaining कि एंटीबॉडीज किसके खिलाफ होंगे। अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है तो मेरे प्लाज्मा के अंदर, मेरे बॉडी के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी किसके लिए बनेंगे? बी एंटीजन के लिए बनेंगे। अगर मेरे पास में बी ब्लड ग्रुप है तो मेरे अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो एंटीजन ए के खिलाफ बनेंगे। अगर मेरे पास में ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसी भी एंटीजन के लिए कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज मेरे प्लाज्मा में अवेलेबल नहीं रहेगी, बिकॉज अगर हमारा ए बी है तो आई एम द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। I am the universal acceptor. I can accept any blood. I can accept any blood because I don't have any antibodies for it. ए के लिए भी नहीं है और बी के लिए भी नहीं है। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप का हूं तो मेरे ऊपर दुनिया भर के एंटीबॉडीज रहेंगे। दुनिया भर के एंटीबॉडीज मतलब ए वाला एंटीबॉडी भी और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी है। समझा? Yes, sir. चलिए, the next thing which we should remember is called as the donors group, कि हम लोग कौन से ब्लड ग्रुप से हम लोग अपना ब्लड रिसीव कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम द रिसीवर और आई एम द रेसिपिएंट, जिसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान हूं, तो मुझे ए वाला भी ब्लड दे सकता है और वाला भी दे सकता है। मुझे ए वाला दे नहीं सकता, ना ए बी वाला दे सकता है। अगर मैं उसमें अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, ऐसा मेरा ब्लड ग्रुप है, तो मुझे ए बी वाला भी ब्लड दे सकता है, ए वाला भी ब्लड दे सकता है, बी वाला भी ब्लड दे सकता है और ओ वाला भी ब्लड दे सकता है। मतलब क्या, चारों के चारों इंडिविजुअल्स ब्लड दे सकते हैं। मतलब दुनिया भर में जितने भी ए बी और ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले रहेंगे वो सारे के सारे ब्लड दे सकते हैं, बिकॉज आई एम एन ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन, which means I am universal acceptor. If I say that कि मेरा ब्लड ग्रुप O है, मेरा ब्लड ग्रुप O है, तो I can donate the blood. I can donate the blood to, sorry, I can donate the blood to anybody. मैं किसी को भी डोनेट कर सकता हूं। I am the universal donor. मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूं, but I cannot accept blood from anybody like A B। इसमें से मैं किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता, बिकॉज उसके खिलाफ मेरे अंदर एंटीबॉडीज अवेलेबल है। तो सिर्फ मुझे किसका ब्लड चलेगा? मुझे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चलेगा। समझा? तो हु इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। हु इज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर इज ओ। अब अगर एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये पूछा गया कि हु इज द यूनिवर्सल डोनर, और एग्जाम में ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शंस रहेंगे, तो टिक क्या करोगे बच्चों लोग? व्हाट यू विल टिक? वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। अगर एग्जाम में यूनिवर्सल डोनर का मतलब पूछा गया, यूनिवर्सल डोनर इज इक्वल्स टू डैश, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और उसमें बोला गया कि O पॉजिटिव भी है, A पॉजिटिव भी है, A नेगेटिव भी है और O नेगेटिव भी है, सो हु इज द यूनिवर्सल डोनर फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव? O negative. वेरी गुड, O नेगेटिव, बिकॉज O नेगेटिव के ऊपर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, कोई भी प्रकार का एंटीजन, ना रीसस एंटीजन, ना A एंटीजन, ना B एंटीजन, ना AB एंटीजन। अंडरस्टूड? Yes, sir. इट इज जस्ट लाइक कि मेरे पास में कोई भी हथियार नहीं है तो फिर मैं क्या हो गया? हार्मलेस। यस और नो? Yes, sir. So this is same way O negative blood group is treated। मतलब उसके पास में कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है उसके सरफेस के ऊपर, ना डी एंटीजन दैट इज रीसस का एंटीजन भी नहीं है, ना उसके ऊपर ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना ए बी एंटीजन है। कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो हम लोग को क्या कर सकता है? यूनिवर्सल डोनर बन सकता है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आंसर इज ओ नेगेटिव। डन। यस सर। आरएच ग्रुपिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आरएच पॉजिटिव ब्लड, आरएच नेगेटिव ब्लड में क्या होता है, जैसे हमारे पास में ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, ये सारे एंटीजन होते हैं। उसी के साथ में कभी कभार किसी किसी सरफेस के ऊपर डी एंटीजन भी होता है। डी, अगर डी एंटीजन रहा सो वी कॉल दैट ब्लड एज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अगर उसके ऊपर डी एंटीजन नहीं रहा सो वी कॉल दैट ब्लड एज ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Antigen will be coming from where? It will be coming from a it is not coming actually, it is first found in a monkey basically, और उस monkey का नाम है rhesus monkey। rhesus macaque नाम का जो monkey है, ठीक है, नॉर्मल जो ब्राउन कलर का बंदर हमको यहाँ वहां घूमते हुए दिखाई देता है, जंगल का बंदर, वही rhesus macaque है जो तुमको माथेरान या महाबलेश्वर में आराम से मिल जाता है। सो माथेरान बेसिकली आई वुड रादर प्रेफर, क्योंकि वो बहुत पास में है। सो माथेरान के यहाँ पे जो बंदर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज rhesus macaque, have this antigen inside their body, और उसमें पहले पाया गया, इसलिए उस एंटीजन का नाम ही rhesus एंटीजन रखा गया, जिसको हम लोग rhesus एंटीजन के नाम से जानते हैं, या फिर उसको डी एंटीजन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, I don't think so. We need to explain something, the condition called as erythroblastosis fetalis, because हमने बहुत सारा discussion erythroblastosis fetalis के ऊपर किया हुआ है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस तुम लोग को समझ में आया रहेगा। तो भी मैं तुम लोग को एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर तुम्हारे मदर का ब्लड नेगेटिव रहेगा और उस मदर के अंदर जो पहला बच्चा जन्मेगा उसका ब्लड अगर पॉजिटिव रहेगा तो मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा बच्चा डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी के टाइम पे मदर का ब्लड और चाइल्ड का ब्लड एक टाइम में मिक्स हो जाएगा। प्लासेंटा जब टेयर होगा तब मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड जो थोड़ी देर के लिए मिक्स हो जाएगा, और वो मिक्स होने की वजह से मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे अगेंस्ट पॉजिटिव ब्लड, अगेंस्ट दैट पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, जो पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं, और मदर नेक्स्ट टाइम भी प्रेग्नेंट होती है, और नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने के बाद में बेबी वापस से नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ में पैदा हो रहा है। सो मदर के अंदर बनी हुई जो पहले टाइम वाली एंटीबॉडीज है वो उस बच्चे के तुम्हारे आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे, और उसके आरबीसीज में क्या बोल सकते हैं, डिसरप्शन, या फिर उसके आरबीसीज ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एंड द condition basically is called as hemolytic disease of newborn, that is HDN। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और ये कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है वो कोएगुलेट होगा। हम सबको पता है ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि सबसे पहली बात जो एंजाइम्स रहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म्स में रहते हैं, उन इनएक्टिव फॉर्म्स के एंजाइम्स को हमको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये एक कैस्केड मैकेनिज्म है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक ये रिएक्शंस होते रहते हैं। कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज अंडरलाइन दिस, पिंक कलर से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ दैट ब्लड, बिकॉज ये आयन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोएगुलेशन के जो बाद में जो क्लॉट बनता है उसको कभी कभार कोएगुलम के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच यू शुड रिमेंबर। कोएगुलम का मतलब क्या है? कोएगुलम इज नथिंग बट द क्लॉट ऑफ दैट ब्लड। फाइब्रिन्स जो रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रिनोजन जो रहते हैं दैट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फाइब्रिन। ये भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो तुम्हारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करेगा तुम्हारे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर, और फाइब्रिन जैसे ही बन जाएगा फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाएगा। फाइब्रिन के नेटवर्क के बीच बीच में जो खाली स्पेस रहेंगे वहां पे तुम्हारे आरबीसीज और प्लेटलेट्स जाके लग जाएंगे, और वहां पे प्लेटलेट प्लग बनाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. We are doing it very fast because we have already learned about this in a very great detail in the last जब मैंने बोर्ड्स लिया हुआ था तभी मैंने उसको डिस्कस किया हुआ था, और तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ में हम लोग को आज लिम्फ भी पढ़ना है, सर्कुलेटरी पैथवेज भी पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, और आज हमको एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं। लेट्स बिगिन विद समथिंग कॉल्ड एज लिम्फ टिश्यू।
लिम्फ इज नथिंग बट व्हाट, हम सबको पता है कि तुम्हारा जो ब्लड रहता है वो ब्लड ना बहुत ही प्रेशर के साथ में फ्लो होते रहता है। सो तुम्हारे कैपिलरीज में ब्लड का जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है, हम लोगों ने एक लॉ भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री के अंदर, कि प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ाना है तो उस चीज का वॉल्यूम कम होना चाहिए, हाँ या ना? वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। हाँ सर। हाँ सर। कैपिलरीज जो रहता है, कैपिलरीज जो रहती है वो पतली 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 रहती है, और पतली कैपिलरीज मतलब उसका ल्यूमेन, उसका वॉल्यूम बहुत ही कम रहेगा। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो उसके अंदर का प्रेशर भी बहुत हाई फाई और बहुत ज्यादा रहेगा। सो कैपिलरीज के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो कैपिलरीज जो रहेंगे वो अपना ब्लड का कुछ पोर्शन जो है वो लीक आउट करेंगे इनटू द टिश्यू स्पेसेस। मैंने कहा कैपिलरीज विल लीक आउट देयर सम पार्ट ऑफ द फ्लूइड इनटू द टिश्यू स्पेसेस, और जब टिश्यू के स्पेसेस में वो फ्लूइड पाया जाता है, हम उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब वो टिश्यू फ्लूइड जब तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, लिम्फ वेसल्स में फ्लो हो जाना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं या फिर लिम्फ बोलते हैं बेसिकली। समझ में आया? यस सर। लिम्फ इज यस नथिंग सर। बट व्हाट, कि टिश्यू फ्लूइड जब आता है तुम्हारे लिम्फेटिक, टिश्यू फ्लूइड जब तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि लिम्फ जो रहता है, लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा, ये भी हमको पता है। लिम्फ के अंदर बहुत सारे चीजें रहती हैं, और लिम्फ इट्स अ कलरलेस फ्लूइड, इट कंटेन्स मेनी मेनी स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मतलब हम सबको पता है, लिम्फोसाइट इज नथिंग बट व्हाट, दीज आर अग्रैनुलोसाइट्स बेसिकली। और उसके बाद में इसके अंदर बहुत सारे इम्यून रेस्पॉन्सेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास में सेल्स रहते हैं, मतलब बेसिकली डब्ल्यूबीसी से भरा पड़ा रहता है इसका अंदर। और उसके बाद में हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इस जो लिम्फेटिक सिस्टम तुम्हारे इंटेस्टाइन के आजू बाजू में होता है, इंटेस्टाइनल विलाय के यहाँ पे हो जाते हैं, उसको हम लोग लैक्टियल्स बोलते हैं, बिकॉज दीज लैक्टियल्स आर गोइंग टू अब्सॉर्ब द फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल विलाय। क्यों ऐसा हुआ है पता है? बिकॉज विलाय जो रहते हैं, विलाय के अंदर जो कैपिलरीज रहते हैं, वो कैपिलरीज जो रहते हैं वो फैट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। वो फैट्स के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, इसलिए फैट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इसलिए फैट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए वहां पे क्या रहते हैं? वहां पे रहते हैं इंटेस्टाइनल विलाय। हम सबने देखा हुआ है कि इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, उसको हम लोग विलाय बोलते हैं। उस विलाय के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज नहीं रहते हैं उसके बीच में, उसके साथ में लिम्फ वेसल्स भी रहते हैं। वो लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम सबको पता है कि इंटेस्टाइन इज अ साइट फॉर अब्जॉर्प्शन, राइट और नॉट? फैट के यस सर। मॉलिक्यूल्स बड़े होने की वजह से फैट का अब्जॉर्प्शन जो है वो लिम्फ के कैपिलरीज के थ्रू और लिम्फ के वेसल्स के थ्रू होता है, जो कि तुम्हारी इंटेस्टाइनल विलाइज में पाए जाते हैं। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी पाथवेज। आई गेस यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना था, सो यहां से मैं थोड़ा सा स्लो जाता हूं, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक एक लाइन को हम लोग रीड करते हैं, और लाइन को रीड करने के साथ साथ हम लोग चीजों को अंडरलाइन भी करते हैं। नाउ द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। हम सबको पता है कि सर्कुलेटरी पैटर्न्स जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दैट इज ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? ओपन सर्कुलेशन तुम्हारा जो रहता है वो लोअर एनिमल्स में पाया जाता है या फिर प्रिमिटिव एनिमल्स में पाया जाता है, एंड तुम्हारा क्लोज्ड सर्कुलेशन जो रहता है वो हायर एनिमल्स में या एडवांस्ड एनिमल्स में पाया जाता है। ना प्रिमिटिव एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है उसमें होता क्या है? बेसिकली इसका जो ब्लड रहता है वो तुम्हारे टिश्यू फ्लूइड के साथ में या टिश्यूज के साथ में या ऑर्गन्स के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है, और साइनसेस में ब्लड फ्लो होता है। टिश्यू स्पेसेस या फिर तुम्हारे ऑर्गन के बीच में जो जगह है, स्पेसेस अवेलेबल है उस साइनसेस के अंदर बेसिकली, या कैविटीज के अंदर, बॉडी कैविटीज के अंदर बेसिकली तुम्हारा ब्लड जो है वो फ्लो होगा। एग्जांपल हमारा जो आर्थ्रोपॉड्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉकरोच है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा मॉलस्क जो रहते हैं, स्नेल्स जो रहते हैं, उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हो क्या रहा है कि तुम्हारा ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली बॉडी के ऑर्गन्स के कॉन्टैक्ट में, टिश्यूज के कॉन्टैक्ट में आएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, ना विद हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। समझ में आया? यस सर। जो एनालीड्स होते हैं, एनालीड्स का मतलब क्या? अर्थवर्म, यस, लीच।
ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या फिर तुम्हारे कॉर्डेट्स जो रहते हैं, मतलब ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली कॉर्डेटा सब फाइलम को बिलोंग करने वाले, ठीक है। ये कॉर्डेटा नहीं, कॉर्डेटा सब फाइलम कैसे हुआ, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सो फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी तुम लोग को क्या दिखाई देता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड है वो प्रॉपर चैनल्स में से फ्लो होगा। प्रॉपर चैनल्स का मतलब क्या है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स रहेंगी, ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, आर्टरीज रहेंगी, वेन्स रहेंगी, वीना कावास रहेंगी, एओर्टा रहेंगी, पल्मोनरी ट्रंक रहेंगी, ये सारे ब्लड वेसल्स हमारे पास में अवेलेबल है, और इस ब्लड वेसल के जरिए ही ब्लड को पंप किया जाता है या फ्लो करवाया जाता है। और हमारे पास में हार्ट भी अच्छा खासा अवेलेबल है, 4 चेम्बर्ड वेल पार्टीशनड हार्ट हमारे पास में अवेलेबल रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज हम लोग को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में ब्लड हम लोग फ्लो करवा सकते हैं हमारे बॉडी में, कि हमारा जो कांटेक्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है एक दूसरे के साथ में, नो संपर्क एट ऑल, ठीक है, नो संपर्क। इसके वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड जो वो मिक्स होने से बचता है और हमारी एफिशिएंसी एक्सीड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डन, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं वो उसके अंदर क्या रहता है, चेम्बर्ड हार्ट्स रहता है, बेसिकली पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। और इसमें जो फिशेस रहते हैं, फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, प्लीज मार्क इट अप। फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, जिसके पास में फिशेस के पास में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, ऐसे 2 चेम्बर्स होने की वजह से वी कॉल इट एज फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे है क्रोकोडाइल, एक्सेप्शन यहाँ पे क्रोकोडाइल, बिकॉज क्रोकोडाइल के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. क्रोकोडिलियन जो फैमिली रहती है, या फिर जो क्रोकोडिलियन जेनेरा है बेसिकली, उसके अंदर तुमको क्या दिखाई देता है कि 4 चेम्बर्ड हार्ट दिखाई देता है। 4 चेम्बर्ड का मतलब क्या होता है, 4 चेम्बर्ड का मतलब होता है 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, जैसे 4 चेम्बर्स रहेंगे बेसिकली। और 4 चेम्बर वाला हार्ट हमको 4 चेम्बर्ड वाला हार्ट हमको कहाँ पे मिलता है, हमको ये 4 चेम्बर्ड वाला हार्ट मिलता है इनसाइड द ह्यूमंस, इनसाइड द मैमल्स, इनसाइड द बर्ड्स। एवरीवन अंडरस्टूड? जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। बट हमारे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक बेसिकली। सो ये सारे इसके अंदर क्या रहता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट। और 4 चेम्बर्ड हार्ट हमारा किसमें है, ह्यूमंस के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर से, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि तुम लोग को ये पता चले कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स 2 चेम्बर्स ऊपर 2 चेम्बर्स नीचे, 4 चेम्बर हार्ट हम लोग को किसमें दिखाई देता है, we see this 4-chambered heart inside crocodiles, birds and mammals. Let's move on to the next part. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. Very, 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 very important. हमारे पूरे हार्ट के अंदर, फिशेस के पूरे हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के वजह से हमारा फिशेस का हार्ट जो रहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीनस हार्ट। एमसीक्यू, राइट इट डाउन, वीनस हार्ट। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and is supplied to the body parts, where the deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation. Fishes के अंदर single circulation भी होता है. Please make it a point that you remember all these stuffs which I'm talking about. आगे, in amphibians and the reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs or skin, and the right atrium gets deoxygenated blood from other body parts. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारे फिशेस और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है। और लेफ्ट एट्रियम में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से रिसीव होगा, गिल्स में से, बिकॉज गिल्स होता है ना तुम्हारे टैडपोल के पास में, गिल्स होते हैं ना, लंग्स होते हैं तुम्हारे फ्रॉग के पास में, स्किन होती है, स्किन उसकी मॉइस्ट होती है फ्रॉग के पास में, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्किन फ्रॉग की मॉइस्ट रहती है ताकि उसमें रेस्पिरेशन अच्छे से हो सके। रेस्पिरेशन करके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो स्किन में से कहां पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होगा। लंग्स से कहां पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होगा। गिल्स से कहां पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होगा। फ्रॉग्स के केस में, एम्फीबियंस के केस में। अंडरस्टूड?
Yes, sir. And the right atrium gets deoxygenated blood from other body parts. ये important है, right atrium तुम्हारे frogs के अंदर या फिर तुम्हारे 3 chambers जिसके पास में heart है उसके अंदर क्या होता है, right chamber के अंदर हमको deoxygenated blood that is impure blood मिलता है, और ये तुम्हारे बाकी के सारे body parts से आता है blood में, sorry right atrium में. Understood? Yes, sir. बट ये जो दोनों ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों ब्लड आगे जाके एक ही वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है. ये मिक्स हो जाने के वजह से वी कॉल्ड सच सर्कुलेशन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया है? बिकॉज तुम्हारे फ्रॉग्स के केस में 2 एट्रिया रहते हैं, एक राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया. राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लंग्स, गिल्स और स्किन में से. और लेफ्ट एट्रिया तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रिया बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है गिल्स, लंग्स और स्किन में से, और राइट एट्रिया तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स. और ये दोनों ऑक्सीजनेटेड इनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल. बेसिकली एक ही वेंट्रिकल है ना, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. एक ही वेंट्रिकल है फ्रॉक्स के पास में. ये 2 एट्रिया है, वन फर्स्ट एट्रिया, सेकंड एट्रिया, फर्स्ट एट्रिया, सेकंड एट्रिया, और नीचे तुम्हारा क्या रहता है, नीचे एक सिंगल वेंट्रिकल रहता है. इसको कंसिडर करते हैं एज द लेफ्ट एट्रिया, इसको कंसिडर करते हैं राइट एट्रिया. हम सबको पता है लेफ्ट एट्रिया जो रहेगा उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, राइट एट्रिया जो रहेंगे उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा. राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, बॉडी पार्ट्स से आएंगे. बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा किस में कलेक्ट हो जाएगा, राइट एट्रियम में कलेक्ट होगा. लेफ्ट एट्रियम में तुम्हारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से आएगा, 3 जगहों से आएगा. एक तो वो लंग्स से आ सकता है, एक तो वो स्किन से आ सकता है, या तो वो तुम्हारे गिल्स में से भी आ सकता है. गिल्स किसको रहते हैं, टैडपोल ऑफ द फ्रॉग. नाउ ये जो ब्लड आया है राइट और लेफ्ट में, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स हो जाता है इनटू द वन वेंट्रिकल व्हिच इज प्रेजेंट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होता है. सो ये ब्लड जो है वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, और मिक्सिंग ऑफ द ब्लड के वजह से इससे सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. अंडरस्टूड एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. ठीक है. सो ये हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. पहला वाला हमने क्या देखा, फिशेस के अंदर कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें हो रहा है, जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट जिसमें है उसमें कौन सा सर्कुलेशन होता है, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, जो कि हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए पढ़ा था कि कैसे तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होते रहता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होते रहता है, और पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों मिलाकर क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. The next thing which we should remember is called as human circulatory system. Human circulatory system के अंदर हमको heart is the main important organ, because heart जो रहेगा उसके अंदर तुम लोग देख सकते हो कि पंपिंग अपने आप से होते रहता है, और मीजोडर्मल हार्ट होता है. मीजोडर्मल का मतलब क्या, हम लोगों ने सीखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कि तीन लेयर्स रहते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. तुम्हारे कब फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे ये तीनों लेयर्स फॉर्म होते हैं. सो जो एक्टोडर्म बनी है वो बाहर के ऑर्गन्स बनाएगा, मीजोडर्म बीच के ऑर्गन्स बनाएगा, एंडोडर्म अंदर के ऑर्गन्स बनाएगा. लेट्स कंसीडर दिस वे. एंड एक्टोडर्म जो है वो बाहर के ऑर्गन्स है, मीजोडर्म बीच के ऑर्गन्स, और एंडोडर्म अंदर के ऑर्गन्स, मतलब बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं. सो मीजोडर्म कौन सी ऑर्गेनोजेनेसिस की ऑर्गन बनाएंगे, यहाँ की हार्ट बनाएंगे. हार्ट बनने वाला है तुम्हारे मीजोडर्म के वजह से. अंडरस्टूड? Yes, sir. ह्यूमन हार्ट का साइज कितना होता है, ह्यूमन हार्ट का साइज रहता है क्लेंच्ड फिस्ट के हिसाब से. अगर तुम अपनी मुट्ठी को बंद करोगे, अपने अंगूठे को हमारे 4 फिंगर्स के अंदर दबा दोगे, तो तुम लोग देख सकते हो कि ओके दिस इज द साइज ऑफ अ ह्यूमन हार्ट. और ह्यूमन हार्ट जो रहता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में रहता है. समझा सबको? Yes, sir. हार्ट जो रहता है वो मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है. हम जब भी कभी पेरी ये वर्ड यूज करते हैं, पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है कवरिंग ऑफ व्हाट, पेरिकार्डियम, कवरिंग ऑफ हार्ट. हार्ट को हम लोग कार्डिया
इसके नाम से जानते हैं। सो कार्डियम ये जो वर्ड है उसके आजू में पेरी है, मतलब क्या है कि हार्ट के आजू बाजू में कवरिंग होता है, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। कि तुम्हारे हार्ट के आजू बाजू में डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, हम सबको ये पता है। इसके अंदर पेरिकार्डियम के बीच में जो खाली जगह है उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। उस पेरिकार्डियल स्पेस के यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम का फंक्शन होता है कि हार्ट को कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन बोलने से अच्छा कोई भी प्रकार का मैकेनिकल इंजरी ना हो, या फिर कोई भी मतलब हार्ट ज्यादा डिस्टेंड ना करे, मतलब हार्ट का जो ब्लड भरने की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड ना हो जाए, ठीक है, हार्ट ज्यादा एक्सपांड ना हो, इस वजह से वहां पे क्या रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, तुम्हारे हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। डन 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 डन। यस सर। यस सर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है तुम्हारा पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर का पाया जाने वाला पेरिकार्डियल फ्लूइड। और अगर हार्ट में जो पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तुम्हारे हार्ट के पेरिकार्डियम में बहुत ज्यादा जलन हो जाए, पेन होना स्टार्ट हो जाए, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। upper two chambers of the heart is called as atria, also called as atrium, singular atrium, plural atria, also called at times called as auricles। नीचे के जो दो चेम्बर्स रहते हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स भी बोलते हैं या फिर वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, एट्रिया या फिर ऑरिकल्स को हम लोग रिसीविंग चेम्बर्स भी बोलते हैं। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं अभी, ठीक है। यस सर। तो तुम्हारे एट्रिया जो रहेंगे वो एक सेप्टम या फिर एक पार्टीशन की वजह से डिवाइड किए जाएंगे, उसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम भी बोलते हैं या फिर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं। उसी के साथ में वेंट्रिकल्स भी एक सेप्टम के जरिए डिवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। फिर जो तुम्हारे सेप्टम के बीच में कभी कभार तुम लोग को एक फॉसा भी दिखाई देगा, ये फॉसा तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिप्रेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो ये चीजें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या डिस्कस करना है, वैल्व्स का डिस्कशन करना है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, यस और नो। सो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व में से कौन से वाल्व किधर रहता है? बाइकस्पिड वाल्व होता है टुवर्ड्स, कोई मुझे बता सकता है? लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकुलर अपर्चर। यस। सो तुम्हारा जो बाइकस्पिड वाल्व है वो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के अंदर होगा। मतलब एग्जैक्टली क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द अपर्चर, अपर्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अपर्चर? ओपनिंग सर। यस, अपर्चर इज कॉल्ड एज ओपनिंग। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व का एक और एक नाम होता है जिसका नाम है माइट्रल वाल्व। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी वाल्व है तुम्हारे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई क्यों? बिकॉज तीन कस्प दिखाई देंगे, तीन फ्लैप्स दिखाई देंगे, ये तीनों की तीनों कस्प या तीनों की तीनों फ्लैप्स और दोनों के दोनों कस्प या दोनों के दोनों फ्लैप्स जो है वो तुम्हारे वेंट्रिकल्स के साथ में जुड़े रहेंगे विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिने, जो तुम्हारे फ्लैप्स को या कस्प को बैकवर्डली फ्लो करने में या फिर बैकवर्डली ओपन होने में प्रिवेंट करते रहते हैं। ये सबको पता है, कॉर्डे टेंडिने, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, let's move on to the next part. Wait a minute. Yeah. Yes. हम सबको पता है, ये यहाँ पे ऊपर डायग्राम वापस देख लेते हैं कि ये तुम्हारी क्या हो गई, एट्रियम हो गई, ये ऊपर वाली एट्रियम है, ये भी ऊपर वाली एट्रियम है, नीचे वाले क्या रहते हैं, वेंट्रिकल्स रहते हैं। एट्रियाज आर आल्सो कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर्स। तुम्हारा ये वाला जो एट्रियम है दैट इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम, दिस वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम। ये वाला है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये वाला है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। हम सब ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें पूरा का पूरा कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। जो तुम्हारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो रहता है उसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो राइट एट्रियम में रिसीव कहां से हो रहा है? 3 जगहों से आ रहा है। सबसे पहला ऊपर वाला वीना कावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपीरियर वीना कावा, ऑल्सो कॉल्ड एज प्री-कैवल। नीचे वाला वीना कावा ऑल्सो कॉल्ड एज इंफीरियर वीना कावा, ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट कैवल। और कोरोनरी साइनस मतलब हार्ट में जो वेन्स रहते हैं कोरोनरी वेन्स, वो कोरोनरी वेन्स ज्वाइन करेंगे और तुम्हारे यहाँ पे ओपनिंग दिखाएगा, उसको हम लोग कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ये कोरोनरी साइनस के बाद में जो वेन ओपन हो जाएगी वो तुम्हारे राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगी। इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस की मदद से क्या हो जाएगा? हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड जमा हो जाएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा पंप किया जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल में से आया हुआ जो ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? इट गोस इनटू पल्मोनरी एओर्टा और ये पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक के बाद में वो जाएगा कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरीज के पास में। पल्मोनरी आर्टरीज से वो कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट लंग एंड राइट लंग के पास में जाएगा। लेफ्ट एंड राइट लंग में उसका ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद में पल्मोनरी वेन से वो ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। पल्मोनरी वेन्स तुम्हारे ब्लड लेकर आएंगे, 4 पल्मोनरी वेन्स आएंगे, 1 2 3 4। ये चारों पल्मोनरी वेन्स खुलेंगे तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में से जो पल्मोनरी वेन खुलेंगे वो ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर जाएंगे, और ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर आने के बाद में वो कलेक्ट हो जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगी ब्लड इनटू द सिस्टमिक एओर्टा, और सिस्टमिक एओर्टा के तीनों ब्रांचेस जो है वो तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन्स के पास में ब्लड पहुंचाने का काम करेंगे। ये सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So let's move on to the next part, that is cardiac cycle. Cardiac cycle के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सीक्वेंशियल इवेंट होता है तुम्हारे हार्ट के अंदर जो साइक्लिकली रिपीट होता है, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें सिस्टोल डायस्टोल और दोनों का दोनों जॉइंट डायस्टोल भी होता है। सो जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या? जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों साथ में रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेंगे, उसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। सबसे पहला सिस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब क्या है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल तुम्हारा एट्रियम का भी होगा और सिस्टोल तुम्हारा वेंट्रिकल्स का भी होगा। जब सिस्टोल तुम्हारे एट्रियम का होगा तब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल रहेगा। जब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल रहेगा तब तुम्हारे ऑरिकल्स का भी वेंट्रिकल्स का सिस्टोल रहेगा तब ऑरिकल्स का डायस्टोल रहेगा। मतलब क्या? ऑपोजिट चलेगा काम। सिस्टोल एट्रिया का होगा तो डायस्टोल वेंट्रिकल का होगा, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा तो एट्रिया का डायस्टोल होगा। समझा? और एक टाइम ऐसा भी रहेगा कि एक टाइम भी दोनों के दोनों डायस्टोल मतलब रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे। तो पहला सिस्टोल तुम्हारे ऑरिकल्स का होगा, फिर दूसरा सिस्टोल तुम्हारे वेंट्रिकल्स का होगा, और लास्ट में दोनों का जॉइंट डायस्टोल भी कंडीशन रहेगा। मतलब दोनों के दोनों जो है वो रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे। और ये टोटल कितने टाइम बीट करेगा? 72 टाइम्स पर मिनट में बीट करने वाला है। कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? 0.8 सेकेंड्स। मतलब सिस्टोल, डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल तीनों का कितने में कंप्लीट हो जाएगा? 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. फिर हमने ये भी देखा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे वेंट्रिकल्स ने ब्लड को इजेक्ट किया, वेंट्रिकल्स ने ब्लड को इजेक्ट किया का मतलब क्या है? जैसे ही ब्लड मतलब जैसे ही तुम्हारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, वो ब्लड कहाँ पे जाएगा? वो ब्लड जाएगा तुम्हारे एक तो लंग्स के पास में, या तो जाएगा तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास में। तो जितना ब्लड निकला हुआ है उस ब्लड का ml कितना है, उस ब्लड का वॉल्यूम कितना है? 70 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। और वो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो एक कार्डियक साइकिल के बाद में रिलीज किया जाता है, और उसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होता है? 70 मिलीलीटर्स ऑफ वॉल्यूम होता है, और उस वॉल्यूम को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और अगर हम लोग को पूरा क्या बोलते हैं ये जानना है कि कितना तुम्हारा ब्लड का कैपेसिटी है, तो ब्लड मतलब ब्लड कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो वो होता है 5000 मिलीलीटर्स, दैट इज 5 लीटर्स ऑफ अप्रोक्सीमेट ब्लड तुम्हारे एक एडल्ट में होना चाहिए। डन? Yes, sir. ठीक है। और ये लब और डब साउंड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लब साउंड क्यों आया, डब साउंड क्यों आया। सो लब साउंड जो रहता है, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब, ये जो आ रहा है तुम्हारे स्टेथोस्कोप के जरिए, तो वो लब साउंड क्यों आता है? वो लब साउंड इसलिए आता है बिकॉज तुम्हारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो रहेंगे वो तुम्हारे बंद हो जाएंगे। तो बंद होने की वजह से, बाय और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होने की वजह से वो साउंड आता है लब। और डब साउंड आता है जब सेमीलूनार वाल्व जो रहेंगे, सेमीलूनार वाल्व, ठीक है। तो वेयर एज द
Second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valves. ये भी मैंने मार्क करवाने को बोला है तुम लोगों को। जो मैंने मार्क किया है वो अपने टेक्स्ट बुक में जरूर मार्क करना कि लब साउंड आता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने की वजह से, और डब साउंड आता है तुम्हारा सेमिलुनार वाल्व के बंद होने की वजह से। सेमिलुनार वाल्व मतलब आधा चांद जैसा दिखने वाला वाल्व। ये तुमको कहाँ पे दिखाई देगा? ये तुमको पल्मोनरी ट्रंक के यहाँ पे भी दिखाई देगा और तुमको एओर्टा के यहाँ पे भी दिखाई देगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफ ऑफ दैट एंटायर थिंग। मतलब मैंने बोला कि ईसीजी निकाला, मैंने ईसीजी निकाला मतलब मैंने क्या निकाला? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाला। कौन से मशीन से निकाला? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाले मशीन से निकाला। जो ग्राफ दे सकती है उस मशीन का नाम होता है ईसीजी मशीन। डन? Yes, sir. Yes, sir. पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव जैसे वेव्स जनरली होते हैं। सो पी वेव का क्या महत्व है, क्यूआरएस का क्या महत्व है, टी वेव का क्या महत्व है, हम सबको पता है। द पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? जब तुम्हारा एट्रिया डीपोलराइजेशन करेगा, मतलब ऐसे नोड में से इंपल्स जब आएगा, तब ऐसे नोड में से इंपल्स आने की वजह से क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया के वजह से। ये डीपोलराइजेशन का जो मैसेज है वो आया कहां से है? डीपोलराइजेशन का मैसेज आया है एसए नोड में से। समझा? Yes, sir. Yes, और sir. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम जो है वही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज ऐसे नोड राइट एट्रियम के जंक्शन मतलब वीना सुपीरियर वीना कावा के ठीक नीचे बेस के तरफ वो लोकेटेड है, मतलब वही सिर्फ ये होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों के दोनों एट्रिया जो रहेंगे वो साइमल्टेनियसली बोलो या एक के पीछे एक, हल्का सा एक के पीछे एक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब एट्रिया, फर्स्ट एट्रिया कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होगी? राइट एट्रियम की जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी उसका एंड हो रहा है, नहीं हो रहा कि लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों ऑलमोस्ट साथ में कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो जो इंपल्स है वो तुम्हारे ऐसे नोड से पास होगा इनटू द एवी नोड। एवी नोड का मतलब होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे होता है? बेस ऑफ द राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो रहेगा वहां से वो ट्रैवल करेगा इंफॉर्मेशन या फिर इंपल्स इनटू द बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो रहेगा इट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल, और ये लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड राइट बंडल ब्रांचेस जो है वो आगे जाके पर्किंजे फाइबर्स में डिवाइड करेंगे, जो कि तुम्हारे वेंट्रिकल्स के वॉल्स में जाके बैठे जाएंगे और ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे पर्किंजे फाइबर्स। ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो तुमको दिखाई दे रहा है, क्यूआरएस वेव जो है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली तुम्हारे डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एवरीवन प्लीज मार्क इट अप। डीपोलराइजेशन, जब भी कभी वर्ड आएगा तो डीपोलराइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि कुछ भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वर्ड क्या है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का जो एसोसिएशन है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है। डन? सो क्यूआरएस में क्या होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, सिस्टोल खत्म हो जाएगा, द नेक्स्ट वेव व्हिच वी कैन सी इज कॉल्ड एज टी वेव। ये टी वेव जो रहेगी इट इज द रीपोलराइजेशन वेव। और रीपोलराइजेशन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज अभी सारे के सारी चीजों का रिलैक्सेशन भी होना जरूरी है। द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट एंड दैट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। डबल सर्कुलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तुम्हारा ब्लड वेसल का जो लेयर्स है ये भी हमको ऑलरेडी पता है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो रहेगी हमको पता है, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि हार्ट जो है उसके अंदर एक स्पेशल नोडल टिश्यू होता है, और ये नोडल टिश्यू ही तुम्हारे पूरे के पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में मदद करता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, नॉट रिलैक्सेशन बट कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन का जो इंपल्स है वो एसए नोड में से जनरेट होता है, इसलिए एसए नोड को पेस मेकर बोलते हैं, एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं।
मायोजेनिक हार्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा हार्ट जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, मसल्स के कंट्रोल में। कौन से मसल्स के कंट्रोल में है? हार्ट के अंदर पाए जाने वाले स्पेशल मसल्स के कंट्रोल में है, इसलिए उसको हम लोग मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, वरना हम लोग उसको न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं अगर वो ब्रेन कंट्रोल करता तो। डन? Yes, sir. ठीक है। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the function through the autonomic nervous system। इसलिए कभी कभार हमारा हार्ट बीट जो है वो किसी चीज को देखकर ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी कंट्रोल में तुम्हारा हार्ट अवेलेबल है। दैट्स व्हाई वी कॉल हार्ट एज मायोजेनिक हार्ट, और एएनएस के भी कंट्रोल में वो है। नेक्स्ट जो तुम्हारा यस, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स जो रहते हैं, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स का मतलब कौन सा है? एड्रीनालिन। जब भी कभी एड्रीनालिन का रश या फिर एड्रीनालिन का सर्ज तुम्हारे ब्लड में दिखाई देगा, ये एड्रीनालिन की वजह से भी, इस हार्मोन की वजह से भी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है ना। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, आई डोंट थिंक सो ये डिस्कस करने की जरूरत भी है, हम सबको पता है कि कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस है, हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, देन तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, ये सबको पता है? Yes, sir. I don't think so this has to be discussed. This is very easy. We'll do one thing. We'll take 5 minutes of break and then we can continue. Okay? Yes, Yes, sir. sir. Okay, students. Can you all hear me and see the screen properly? Yes, sir. ठीक है। सो ये तुम्हारा क्विज होने वाला है, दैट इज लाइव क्विज विच वी ऑल टेक ऑल द टाइम। जब भी कभी हम लोग एमसीक्यू अभी करने वाले हैं तो हम लोग लाइव क्विजेस के जरिए करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, तुम लोगों को एक आइडिया मिलेगी कि एग्जैक्टली हमको ये कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, लेट मी जस्ट सी टू इट कि ये जो क्विज है ये कितने टाइमर है इसका। मुझे पहले इसका टाइमर चेक करने दो, फिर वी कैन जस्ट वेट अ मिनट, आई विल स्टॉप शेयरिंग टिल नाउ एंड जस्ट सी द टाइमर फर्स्ट। हाँ, तुम्हारे क्विज को जो टाइम है एक क्वेश्चन के लिए, आई गिव यू अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स राइट नाउ। मैं अभी सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं इसलिए बिकॉज ये जो क्विज है स्टूडेंट्स, इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होने वाला है। सो इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को 2 मिनट। बट जनरली तुम्हारा जब तुम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके टाइम पे तुम्हारा जो टाइम रहेगा वो बहुत ही, बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई गेस 2 मिनट नहीं, 1 मिनट दे देते हैं, सो दैट हमारा स्पीड इसमें भी एक्सीड हो जाए। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो तुम लोग को मैं लेने वाला हूँ अभी, और इसी के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग को चीजें अंडरस्टैंड होंगी। तुमने जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ही तुम्हारे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली। एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आप लोगों को ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को टिक करना है और क्वेश्चन को प्रोसीड करते जाना है। और साथ ही साथ में अगर आपको नहीं समझ में आए तो आई विल एक्सप्लेन यू इट इन अ ग्रेट डिटेल, उधर के उधर ही। नेक्स्ट थिंग, जब भी तुम लोगों को क्विज तुम लोग स्टार्ट करोगे तो प्लीज डू नॉट एंड और लीव दिस मीटिंग। गूगल के ऊपर जाके तुमको सिर्फ क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके तुमको ये क्विज का जो साइट बताने वाला हूँ उसको सिर्फ टाइप करना है, एंटर करना है। एंड वंस इट इज डन यू हैव टू टाइप 1 कोड, आपका नाम उसके साथ में आपको डालना है। वंस द कोड इज रेडी आपको नाम ऐड करना है, नाम ऐड करने के बाद में अपना करेक्ट नाम, कोई भी ऐसे फन गेम वाला नाम ऐड मत करो। एंड वंस इट इज डन वी कैन मूव अहेड। ठीक है, Yes, sir. now we are good to go, so I think we can start the quiz. Wait a minute, let me see. Okay, I guess तुमको अभी तक स्क्रीन दिख नहीं रही है, so I'll just make sure कि वो स्क्रीन अवेलेबल हो जाए so that you can see the code as well. Okay, सो साइट का नाम है joinmyquiz.com। साइट पे चले जाओ और एंटर करो गेम का कोड 893742। क्विज का कोड क्या है? 893742। एंड प्लीज राइट अ प्रॉपर नेम विथ योर ज्वाइनिंग।
893742 ये क्विज का कोड है। चलिए, ज्योति ने ज्वाइन कर लिया है। पराग ज्वाइन फास्ट 893742 joinmyquiz.com। ठीक है, पराग भी आ चुका है। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस टुडेज क्विज फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स प्लीज। Adult human RBCs are enucleated. Which of the following statements is or are most appropriate explanation for this feature? And the correct options is yes, okay, yes. So full question view करके देखते हैं क्या question था। Adult human RBCs, just a minute, इसको मैं थोड़ा सा maximize कर लूं अगर हो सके तो, क्योंकि बीच से कट रहा है ना। जाएगा नहीं क्या नीचे? हाँ जाएगा। So adult human RBCs are enucleated. Which of the following statement is or are most appropriate explanation for this feature? First option was they do not need to reproduce. Second was they are somatic cells. Third one was they do not metabolize. And fourth one was all their internal space is available for oxygen transport. And the correct option is option number 4. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। किसने आंसर किया था ये करेक्ट ऑप्शन? वो हम देखेंगे बाद में, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स प्लीज। द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। घाई घाई मत करो, टाइम लो और उसके साथ में आंसर करो। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक ये वर्ड आता है लिवर के साथ में, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। हिपैटिक पोर्टल वेन लेकर जाती है ब्लड को लिवर के पास में, कहां से? स्टमक में से, किडनी में से, ब्रेन में से या हार्ट में से? यस, पराग ने आंसर कर लिया है एंड द करेक्ट आंसर इज बेटा स्टमक, स्टमक, स्टमक। यस एवरीवन, स्टमक इज द करेक्ट आंसर। किडनी नहीं, ब्रेन नहीं, हार्ट नहीं, ठीक है। गलत आंसर्स मत करो, ध्यान से सुनो। स्टमक के पास से, अगर एग्जाम में एमसीक्यू में स्टमक, किडनी, ब्रेन और हार्ट के जगह पे स्टमक और इंटेस्टाइन भी रहता तो इंटेस्टाइन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। स्टमक, किडनी, ब्रेन, हार्ट में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है बच्चों लोग? द आंसर इज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक भी इसमें अगर ये 4 ऑप्शंस रहेंगे तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? स्टमक। बट अगर स्टमक के साथ में सेकंड ऑप्शन वुड बी इंटेस्टाइन या थर्ड ऑप्शन वुड बी इंटेस्टाइन, तो थर्ड ऑप्शन इंटेस्टाइन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder, leading to excessive loss of blood from the body. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या कौन मदद करता है? हिंट दे दिया है मैंने. यस. Correct. The answer is very good. Parag and Jyoti ने I guess आंसर दोनों ने करेक्ट किया हुआ है. The correct answer is thrombocytes, guys. Now, मैंने ऑलरेडी कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में थ्रोम्बोसाइट जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा काम करेंगे. थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या? थ्रोम्बो मतलब क्लॉट एंड काइटोस मतलब सेल. थ्रोम्बोसाइट्स मतलब ब्लड क्लॉटिंग वाले सेल्स. न्यूट्रोफिल्स तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज का टाइप है. ल्यूकोसाइट तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज का टाइप है. एरिथ्रोसाइट तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स हैं. रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग नहीं है. रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन. अभी थोड़ी देर पहले सीरम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. So, क्या है? सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैक ऑफ ग्लोबुलिन्स, लैक ऑफ एल्बुमिन्स, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, लैकिंग एंटीबॉडीज. ग्लोबुलिन्स नहीं है उसमें, एल्बुमिन्स नहीं है सीरम के अंदर, या क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, या एंटीबॉडीज नहीं है. बहुत सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल. सीरम में क्या नहीं होता है? एक स्टेटमेंट मैंने पास की थी, वो स्टेटमेंट को याद करो, उससे तुमको क्वेश्चन का आंसर फटाफट मिल जाएगा. ओके, ज्योति अभी फर्स्ट हो गई, पराग सेकंड हो गया. फाइन. यस. सो स्टूडेंट, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन डैश. ठीक है. सो लैक ऑफ ग्लोबुलिन तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज एंटीबॉडीज तो होती ही है सीरम के अंदर. इसलिए तो हम लोग सीरम अभी अभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये डोनेट करो, सीरम डोनेट करो, सीरम डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो. क्यों? बिकॉज प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज रहते हैं. सो तुम्हारे लैक ऑफ ग्लोबुलिन्स तो आंसर में होनी नहीं चाहिए. लैक ऑफ एल्बुमिन्स भी होने नहीं चाहिए, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी जो ब्लड की वो मेंटेन करके रखता है. फिर तुम्हारे लैक ऑफ एंटीबॉडीज तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज लैक ऑफ ग्लोबुलिन्स मतलब ही लैक ऑफ एंटीबॉडीज. फिर लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज फाइब्रिनोजन और बाकी सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे 13 के 13 या 12 के 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर रिमूव कर दे तुम्हारे प्लाज्मा में से, तो वो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा. ब्लड में से अगर हम ये वाली चीजें माइनस कर देंगे तो वो सीरम बन जाएगा. डन? अंडरस्टूड? अंडर. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In mammals, which blood vessel would normally carry the largest amount of urea? कौन से blood vessel में सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाएगा? यस, कौन से ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाएगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं. हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन. हिपैटिक वेन है, हिपैटिक पोर्टल वेन है, रीनल वेन है, या डॉर्सल एओर्टा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसका आंसर है. ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने से भी कभी कभी आंसर्स गलत हो जाते हैं.
चलिए, व्हाट कुड बी द आंसर? यस, पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं. ज्योति इज लीडिंग, पराग सेकंड. यस गाइस, so hepatic vein is the right answer. dorsal aorta नहीं हो सकता है बेटा. dorsal aorta क्यों नहीं होगा? because dorsal aorta के अंदर कौन सा ब्लड होता है? तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यस और नो? सो उसमें तो होना पॉसिबल नहीं है. रीनल वेन के अंदर कौन सा ब्लड रहता है? तुम्हारा जो रीनल वेन रहती है उसमें ब्लड रहता है तुम्हारा बेसिकली जो ब्लड तुम्हारा प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा वो ब्लड रहता है. बट सबसे ज्यादा तुम्हारा यूरिया किस में पाया जाएगा? सबसे ज्यादा यूरिया तुम्हारा पाया जाएगा हिपैटिक वेन के अंदर. क्यों? बिकॉज हम सबको पता है यूरिया का जो मेटाबॉलिज्म है, यूरिया सिंथेसिस जो है वो लिवर के अंदर होता है. यस और नो? सो लिवर के अंदर होता है बेसिकली तुम्हारा वो चीज. सो लिवर में से तो पूरा का पूरा यूरिया डिसेंड डाउन हो जाएगा इनटू द किडनी के सिस्टम की तरफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ. सो हिपैटिक वेन विल कैरी द मोस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया एवरी टाइम. मेक अ क्लियर नोट ऑफ इट कि हिपैटिक वेन में क्या रहता है? सबसे ज्यादा यूरिया होता है. बिकॉज तुम्हारे लिवर के सेल्स में, लिवर के अंदर ही यूरिया साइकिल चलेगी, यूरिया को बनाने वाली मेटाबॉलिज्म चलेगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Which one of the following animals has two separate circulatory pathways? Very easy question. Yes, which one of the following animals has two separate circulatory pathways? क्या वो whale है, क्या वो shark है, क्या वो frog है, क्या वो lizard है? Two separate circulatory pathways, guys. Two separate circulatory pathways. Best example को ढूंढो. Best example. What could be the best example? Which one of the following animals has two separate circulatory pathways? Whale, shark, frog, lizard. Time is up. And again, Jyoti is on the lead and Parag is second. No worries. Yes, दोनों के दोनों ने आंसर दिया हुआ है whale. That is very correct because shark जो है it belongs to class Chondrichthyes या Osteichthyes. Shark is a cartilaginous fish, so it belongs to class Chondrichthyes, जो कि जिसमें वो Pisces को belong करता है. मतलब उसके अंदर two chambered heart है, तो दो separate circulatory system तो नहीं होगा उसके अंदर. नेक्स्ट फ्रॉग जो रहेगा उसके अंदर भी नहीं, बिकॉज थ्री चेम्बर्ड हार्ट है. इनकम्प्लीटली हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाएगा. लिजर्ड भी पॉसिबल नहीं है. तो परफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी किसकी रहेगी? व्हेल की रहेगी, बिकॉज व्हेल इज नथिंग बट अ मैमल. मैमल्स के अंदर हमारे पास में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें पल्मोनरी और सिस्टमिक दोनों सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन जिसमें अच्छी खासी सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज दिखाई देंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Doctors use stethoscope to hear the sound produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when? कब सुनाई देता है? AV nodes receive signal from SA node. All valves open up. Ventricular walls vibrate due to gushing in of blood from atria. Semilunar valve close down after blood flows into vessels from ventricles. एवी नोड जब रिसीव करता है सिग्नल एसए नोड में से, या जब सारे वॉल्व्स खुल जाते हैं, या वेंट्रिकुलर वॉल्व्स वाइब्रेट होते हैं गशिंग साउंड के वजह से जब ब्लड उसमें भर जाता है एट्रिया में से, जब सेमिलुनार वाल्व बंद हो जाते हैं, जब ब्लड फ्लो होती है वेसल्स में से वेंट्रिकल्स के अंदर, कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले लबडब के बारे में भी सुना था हम लोगों ने. लबडब का ही साउंड है ये, और कुछ नहीं है. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. बिफोर दैट लीडर बोर्ड, Jyoti is leading again, Parag is second. Fine.
यस, वेरी 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 गुड। सेमिलुनर वाल्व क्लोज होने के वजह से ही तुम्हारा वो साउंड आता है। यहाँ पे और किसी भी वजह से साउंड आ नहीं सकता है, सिर्फ वाल्व्स का बंद और चालू, सॉरी बेसिकली बंद नॉट चालू, बंद होने के वजह से ही वो साउंड आएगा। सेमिलुनर वाल्व बंद होने की वजह से साउंड आता है डब, एंड तुम्हारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद होने की वजह से साउंड आता है लब। सो वाल्व्स के बंद होने की वजह से ही साउंड आता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस है गाइस, ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो। एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन। कहाँ होता है एरिथ्रोपोएसिस? स्प्लीन में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, किडनी में होता है, या लिवर में होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। Erythropoiesis starts in spleen, red bone marrow, kidneys, or liver. Which is the organ which is responsible for formation of RBCs? Erythropoiesis मतलब formation of RBCs. कहाँ होते हैं RBCs form? Spleen, red bone marrow, kidney, liver. All done before time. And okay, again Jyoti is on lead. Parag is second. Fine. Yes, very good. So basically यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, तो गलती से भी यहाँ पे तुम लोग लिवर या किडनी या स्प्लीन मत बोलना, बिकॉज स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी है, वहां पे जाके आरबीसी स्लॉटर्ड होते हैं। किडनी के अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहता है एरिथ्रोपोएसिस के लिए। लिवर जो रहता है स्टूडेंट्स, लिवर के यहाँ पे भी बच्चों के अंदर जब छोटे बच्चे रहते हैं, फीटस रहता है, तब लिवर में कभी कभार ऐसे लिखा जाता है कि एरिथ्रोपोएसिस लिवर में होता है, बट यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि एरिथ्रोपोएसिस फीटस में हो रहा है या एरिथ्रोपोएसिस एडल्ट में हो रहा है। तो जब एरिथ्रोपोएसिस ये सिर्फ सिंपल वर्ड दिया जाएगा, सो उसको कंसिडर करके चलो कि एडल्ट के लिए पूछा गया है। एडल्ट में एरिथ्रोपोएसिस होता है रेड बोन मैरो के अंदर, जो हमारे लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। लॉन्ग बोन इज द फीमर, फीमर के अंदर ये होता है। चलिए, ends of the long bone is nothing but the red bone marrow. Moving on to the next question. Which one of the following is correct? This is the question. Let's see what is the following things which we about to talk about ki kaun sa correct hai. Which one of the following is correct? First option is lymph is equals to plasma plus RBCs plus WBC. Option second is blood is equals to plasma plus RBC plus WBC plus platelets. Option C is plasma is equals to blood minus lymphocyte. Option D is serum is equals to blood plus fibrinogen. सोच के आंसर देना। सीरम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्लाज्मा जो है इट इज ब्लड माइनस लिम्फोसाइट ऐसा दिया हुआ है, तो क्या ऐसे हो सकता है? ब्लड में क्या रहता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ऐसा दिया हुआ है। लिम्फ वाला फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, let's look at the leaderboard. Okay, Parag, zara fast. Yes, okay. So Parag ने शायद आंसर रॉन्ग कर दिया है। And the options हम लोगों को दिया गया था कि lymph is equals to plasma plus RBC plus WBC. The answer is wrong. Why the answer is wrong? Because lymph के अंदर क्या होता है? lymph के अंदर RBC कभी भी नहीं आएगा। Just and just WBCs can be seen. Just and just प्लाज्मा का कुछ हिस्सा तुम लोग को दिखाई देगा, टिश्यू फ्लूइड तुमको दिखाई देगा। नेक्स्ट, ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। बराबर ही बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है, आरबीसीज भी है, डब्ल्यूबीसीज भी है, प्लेटलेट्स भी है। प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। कैसे हो सकता है प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट? क्योंकि ब्लड के अंदर ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज नथिंग बट द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, बराबर। सीरम क्या होता है? सीरम इज नथिंग बट ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स।
सो इसलिए सीरम को हम लोग ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन दिया है, फाइब्रिनोजन इज नथिंग बट द क्लॉटिंग फैक्टर, व्हिच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इन मैमिलिन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कब होता है मैक्सिमम? ऑप्शंस आर systole of the left ventricle, diastole of the right atrium, systole of the left atrium, diastole of the right ventricle. ब्लड प्रेशर कब ज्यादा होगा एओर्टा के अंदर, मैक्सिमम कब होगा? सिस्टोल लेफ्ट वेंट्रिकल का जब होगा, या डायस्टोल राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम का जब होगा, सिस्टोल लेफ्ट एट्रियम का जब होगा, या डायस्टोल राइट वेंट्रिकल का जब होगा? यस ओके। सो बेटा ऐसे कैसे हो गया डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम? हमने सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नथिंग बट व्हाट पार्ट, उसमें क्या रहता है? उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो हमेशा एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें राइट एट्रियम का रोल कहाँ से आया? उसमें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का रोल आना चाहिए। और एट्रियम का रोल आया कहां से? एट्रियम इज गोइंग टू डंप ऑल द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। सो डायस्टोल होगा राइट एट्रियम का, तो उसमें कौन सा ब्लड भरा जाएगा? राइट एट्रियम का जब डायस्टोल होगा तो उसमें इम्प्योर ब्लड भरा जाएगा, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा एंड योर कोरोनरी साइनस में से आया हुआ ब्लड जो है वो तुम्हारे राइट एट्रियम में भरा जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम में क्या होने वाला है कि लेफ्ट एट्रियम का जब सिस्टोल होगा तब वो ब्लड कहां पे जाएगा? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाएगा, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल में क्या होगा? डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होगा, रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकल का, तब उसमें राइट एट्रियम का ब्लड जो वो राइट वेंट्रिकल में भरा जाएगा। तो बेसिकली डायस्टोल की वजह से तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। डायस्टोल की वजह से मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, बिकॉज हार्ट जब पिचकेगा, जब हार्ट में से ब्लड बाहर निकलेगा तभी तो जाके ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। सो डायस्टोल डायस्टोल की वजह से तो नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम की सिस्टोल की वजह से किसमें ब्लड भरा जाएगा? इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बचा खुचा ऑप्शन क्या है? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में एओर्टा जुड़ी हुई रहती है, तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिस्टोल करेगी, तो ब्लड कहां पे जाएगा? एओर्टा के अंदर जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Person with blood group AB is considered as universal recipient because he has. Question is very interesting, huh? Both A and B antigens on RBCs, but no antibodies in the plasma. Both A and B antibodies in the plasma. No antigen on RBC and no antibody in the plasma. Both A and B antigens in the plasma but no antibodies. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करो। Person with blood group AB is considered as universal recipient, guys. चलिए ऑल डन, देखते हैं क्या हुआ। यस, दोनों के दोनों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने आंसर रॉन्ग कर दिया है। ध्यान दो, ध्यान दो। अभी इसको नीचे कैसे कर सकते हैं? ऑटो हाइड कर दो इसको।
या ओके। सो क्वेश्चन था कि पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज both A and B antigens on RBCs. Both A and B antigens on RBCs, but no antibodies in the plasma. यही तो आंसर होना चाहिए, because ए बी ब्लड ग्रुप हम कब बोलेंगे किसी को भी, जब उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों एंटीजन होंगे तभी तो बोलेंगे। बट उसके ब्लड में उसके खिलाफ एक भी एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए, बिकॉज ए वाले ने भी डोनेट किया तो भी वो रिसीव करेगा, बी वाले ने डोनेट किया तो भी वो रिसीव करेगा, ए बी ने डोनेट किया तो भी वो रिसीव करेगा। इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट? सो ये सोचो, ये मत सोचो कि बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। कैसे हो सकता है ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा अगर ए बी ब्लड ग्रुप है? तो अगर दोनों के एंटीबॉडीज रहेंगे तो वो मर जाएगा जो भी ब्लड रिसीव करेगा वो। उसके बाद में नो एंटीजन और आरबीसीज एंड नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज नो एंटीजन नो एंटीबॉडी। ये कौन सी केस होती है? ये होती है तुम्हारी नो एंटीजन। बेसिकली कौन सी केस होती है? जब तुम्हारे ए बी वाला ब्लड ग्रुप रहेगा। बट नो एंटीबॉडीज, नो एंटीजन कब होती है? जब उसके ऊपर ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, तो एंटीजन के सरफेस के ऊपर नो एंटीजन इज देयर। एंटीबॉडी कब किस में नहीं होगी? जब तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है केस। नेक्स्ट, बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज, ये भी तो पॉसिबल नहीं। तो बचा कुचा क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। गलतियां मत करो, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसीज बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ए एंड बी एंटीजन तुम्हारे सरफेस के ऊपर होना ही चाहिए, तभी तो वो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा, बट उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तुम्हारे प्लाज्मा में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ध्यान से समझो ऑप्शंस को। How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? पढ़ा है हमने। Let's see the options. Reduce both heart rate and cardiac output. Heart rate is increased without affecting cardiac output. Both the heart rate and cardiac output increase. Heart rate decreases but cardiac output increases. Important question, थोड़ा सा twist and turn के साथ में आया है, देखो पढ़ो। How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? Reduce both heart rate and cardiac output. Heart rate is increased without affecting cardiac output. Both the heart rate and cardiac output increases. Heart rate decreases but cardiac output increases. समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो गया, तुम लोगों ने क्या आंसर किया है। यस, ओके, वेरी गुड। सो रेड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। बच्चा पार्टी, अगर हार्ट रेट कम हो गया, ठीक है, हार्ट रेट अगर कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी तो कम हो जाएगा। ये दिमाग लगाओ। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम धंधा क्या है? जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स आ जाएंगे, तुम्हारे हार्ट रेट जो रहेगी वो कम हो जाएगी। अगर हार्ट रेट कम हो गई तो बट ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड विदाउट अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हार्ट रेट अगर इंक्रीज होना है तो कार्डियक आउटपुट भी नेचुरली इंक्रीज होना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बोथ द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, द आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट जो वो इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है, हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, तो ये तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज हार्ट रेट अगर डिक्रीज हुआ तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी तो डिक्रीज होना चाहिए। दिमाग तो लगाओ। Yes, first option is the correct option because reduce तुम्हारा दोनों चीजें होने वाले, हार्ट रेट अगर reduce होगा तो कार्डियक आउटपुट भी reduce होना ही चाहिए। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो कार्डियक सॉरी हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होना चाहिए। बट हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स क्या करेंगे? वो तुम्हारे हार्ट रेट को कम करेंगे और कार्डियक आउटपुट को भी कम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one donor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor?
क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, फुल क्वेश्चन रिव्यू करते हैं। वो ब्लड ग्रुप जो डोनर का रहेगा वो शायद ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? एक रोड एक्सीडेंट हो गया किसी पेशेंट का, उसका ब्लड ग्रुप हमको पता नहीं है, उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उसको ब्लड की जरूरत है। उसका एक डोनर फ्रेंड जो है उसने उसको डोनेट कर दिया ब्लड को, बट वो डोनेट करने के बाद में कितना, कौन सा ब्लड वो डोनेट कर सकता है? चलिए लेट्स सी। यस, वेरी गुड। ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। ना ए कर सकता है, ना ए भी कर सकता है, ना बी कर सकता है, बिकॉज हमको खुद को पता नहीं उसका ब्लड ग्रुप क्या है। हमको खुद को पता नहीं है। सो अगर हमको खुद को पता नहीं है तो उसके लाइफ के साथ में क्यों खेलना? लगा दो ओ का ब्लड ग्रुप उसके अंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। चलिए, Which one of the following organ are often called as the graveyard of RBCs? एकदम चिल्लू पिल्लू क्वेश्चन है। ऑल डन, वेरी गुड। ऑप्शन में दिया था हम लोगों को, लीडर बोर्ड आगे देखते हैं। ज्योति लिप्सा इज ऑन हाईएस्ट एंड पराग इज सेकंड, फाइन। ऑप्शन दिया है गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर और स्प्लीन। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर और किडनी और लिवर का कुछ काम धंधा ही नहीं है यहाँ पे ग्रेवयार्ड के साथ में। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBCs। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड? हम सबको पता है ये क्वेश्चन, इसमें गलत किया तो मारूंगा वहां पे आके मैं। एल्बुमिन, सीरम अमाइलेज, ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजन? कौन करता है, कौन करता है ब्लड कोआगुलेशन? किसमें इंक्लूडेड होता है? ग्लोबुलिन है या सीरम अमाइलेज है या एल्बुमिन है या फाइब्रिनोजन है? बता दीजिए। इजी इजी इजी, वेरी इजी, पढ़ा था हम लोगों ने। क्या एल्बुमिन है, सीरम अमाइलेज है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन? कौन करेगा क्लॉट? कौन करेगा कोआगुलेशन? कौन बनेगा कोआगुलम? कौन बनेगा प्लेटलेट प्लग? एनमेश किसका बनेगा? नेटवर्क। बहुत हिंट दे दिए मैंने। चलो चलिए देखते हैं फटाफट से। यस, Which one of the following plasma proteins are involved in the coagulation of blood? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? वेरी गुड, दोनों ने आंसर करेक्ट दिया है। फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन हमारा क्या काम करेगा? ग्लोबुलिन काम करने वाला है इन द इम्यूनिटी प्रोडक्शन, हमारा जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgT। सीरम अमाइलेज नाम का कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन ही नहीं है। देन एल्बुमिन जो रहता है, एल्बुमिन इज नथिंग बट योर ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोसिस जो रहता है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्बुमिन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th question guys, 16th question. Arteries are best defined as the blood vessels which, very interesting question, very interesting question, supply oxygenated blood to the different organs, carry blood away from the heart to different organs, break up into capillaries which reunite to form vein, carry blood from one visceral organ to another visceral organ. क्या है आर्टरीज का मेन डेफिनेशन? यस, मैंने तुम लोगों को जब सर्कुलेशन सिखाया था तब भी तुमको मैंने पढ़ाया था ये चीज। बेसिक डेफिनेशन है आर्टरी का, बेसिक। चलिए देखते हैं क्या हो गया। यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गाइस, कैसे supply oxygenated blood to different organs. How come this could be true guys? How come this could be true? Because हमारे जो pulmonary artery रहती है वो क्या कैरी करती है बच्चों लोग? It carries deoxygenated blood. So ये तुम्हारा definition artery का गलत हो गया। Yes, deoxygenated blood कैरी करती है artery के अंदर, pulmonary artery। बाकी सारी arteries तुम्हारे oxygenated blood कैरी करती है।
ठीक है, प्योर ब्लड सारे आर्टरीज कैरी करते हैं, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। ये जो करेक्ट डेफिनेशन है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यस इट इज द राइट डेफिनेशन, बिकॉज हमारे हार्ट में से जो ब्लड वेसल्स निकलती है वो तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन्स के पास मिल जाएंगे, चाहे वो लंग्स रहे, चाहे वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन रहे। दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन, बाकी कोई भी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, गलत है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, which one of the following statement is correct regarding the blood pressure? Very very interesting question again. Yes, 130 by 90 millimeters of mercury is considered as high and requires treatment. 100 by 55 millimeters of mercury is considered an ideal blood pressure. 105 by 50 millimeters mercury makes one very active. 190 by 110 millimeters mercury may harm vital organs like brain and kidney. Very important question it is. An easy peasy question. चलिए, क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द लीड बोर्ड। ज्योति इज अगेन ऑन लीड। आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी 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 गुड। कि 190 और 110 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर होगा तो उसके वाइटल ऑर्गन्स जो रहेंगे, जैसे स्पेशली ब्रेन और किडनी में हीमोरेज हो जाएंगे, धड़ाधड़ ब्लड वेसल जो कैपिलरी जो रहेंगे वो फटाफट ब्रेक हो जाएंगे और तुम्हारा पूरा ब्लड लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग इंटरनल हीमोरेज भी बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज बोलते हैं ना उसको, वही होता है वो। फिर ये जो बाकी का है 105 और 50 एक्टिव बनाएगा, तो ये तो फॉल्स है। फिर जो नेक्स्ट वाला तुमको दिया हुआ है कि 105 और 55 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जो है वो आइडियल ब्लड प्रेशर है। हमको सबको पता है 120 by 80 इज द आइडियल ब्लड प्रेशर। 130 by 90 ये जो है इट इज हाई ब्लड प्रेशर, बट इसको क्योर की जरूरत नहीं है, इसको ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है ब्लड प्रेशर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, given above is the ECG of a normal human. Which one of the component is correctly interpreted below? Let's see the full question. ये तुम्हारी ECG का डायग्राम है जिसमें तुमको करेक्ट इंटरप्रिटेशन देना है उस चीज का। Complex QRS 1 complete pulse, peak T initiation of total cardiac contraction, peak P and peak R together systolic and diastolic blood pressures, peak P initiation of left atrial contraction only. बता दीजिए what could be the answer? Yes, QRS के वजह से कंप्लीट पल्स समझ में आता है, T के वजह से। लेट्स सी क्या है करेक्ट आंसर। यस, वेरी 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 गुड। कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस जो रहता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो तुम्हारा कंप्लीट पल्स खत्म हो गया ये बताने का साइन है कि दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शन होकर खत्म हो गए हैं। अब क्या होगा टी के यहाँ पे, टी इज नथिंग बट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यस, वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। आर फॉर रीपोलराइजेशन, आर फॉर रिलैक्सेशन, ये तुमको याद रखना है। बाकी जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सबके सब फॉल्स हैं, गलत हैं, करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है उस वेव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। If due to some injury the chordate tendon of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? क्या हो सकता है? कॉर्डियड टेंडन खराब हो गए तो क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन तुम लोग को दिए गए हैं। द फ्लो ऑफ द ब्लड विल बी इमीडिएट स्लो डाउन, द पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग, द ब्लड टेंड्स टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। चलिए 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 फटाफट से बता दीजिए।
यस, क्या होगा इसमें से? लेट्स लुक एट इट. वेरी गुड, absolutely clear. The flow of blood into the pulmonary artery will be reduced because बच्चा पार्टी, अगर तुम्हारे कॉर्डे टेंडिने खराब हो गए हैं तो ब्लड वापस से किधर जाएगा? वापस से किधर जाएगा? वो इट विल गो इनटू योर एट्रियम. यस और नो? इट विल गो इनटू द एट्रियम. और एट्रियम के अंदर ब्लड अगर चला गया है, यस, एट्रियम के अंदर अगर ब्लड चला गया है, ट्राइकस्पिड वाल्व की बात हो रही है, तो एट्रियम, कौन से एट्रियम में ब्लड जाएगा? ट्राइकस्पिड का मतलब होता है इट विल गो इनटू द, it will go into the right atrium. It will go into the right atrium. So right atrium में ब्लड जा रहा है, तो हमारे वेंट्रिकल्स में तो ब्लड है ही नहीं. वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं है तो क्या वो पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है? नहीं जा सकता है. कम जाएगा, जितना ब्लड जाएगा उससे कम जाएगा ब्लड. दैट्स व्हाई राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड जाना चाहिए तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरी में, वो नहीं जा पा रहा है, वो कम जा पा रहा है. इसलिए ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो चुका है. बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो गलत ऑप्शन है. द ब्लड टेंड्स टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम. नो, एब्सोल्युटली नॉट. ये तो होने वाला है, तो उसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या होगा? इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन कि तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो रिड्यूस हो जाएगा. पेस मेकर क्यों बंद हो जाएगा? पेस मेकर का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे. द ब्लड फ्लो टू द फ्लो ऑफ ब्लड विल बी इमीडिएटली स्लो डाउन. किसके अंदर स्लो डाउन होगा ये हमको पता नहीं है, तो ये यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following changes usually tend to occur in the plane dwellers when they move into the high altitudes? क्या हो सकता है इसमें? क्या तुम्हारे आरबीसीज का साइज इंक्रीज हो जाएगा? क्या तुम्हारे आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा? क्या तुम्हारे इंक्रीज ब्रीदिंग रेट हो जाएगी? क्या इंक्रीज थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा? ऑप्शंस इज 1 and 4, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन को टिक करो. यस, बता दीजिए. आरबीसी का साइज इंक्रीज होगा, या आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, या ब्रीदिंग रेट होगा इंक्रीज, या तुम्हारे थ्रोम्बोसाइट्स काउंट बढ़ जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, या तुम्हारा एरिथ्रोसाइटोसिस होगा. यस, चलिए आगे देखते हैं. Two and three. What is 2 and 3? 2 is nothing but your increase in RBC production. What is 3? Increased in breathing rate. Because बच्चे लोग, हम लोग अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे हम लोग प्लेन ड्वेलर्स हैं, हम लोग नीचे जमीन पर रहने वाले हैं, पहाड़ी लोग नहीं हैं हम लोग, तो हमारे ब्रीदिंग रेट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा. बिकॉज ऊपर के साइड पे हायर ऑल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम रहता है. इस वजह से ही हमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत लगती है, इसलिए हमारा ऑक्सीजन का जो ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा. उसके बाद में तुम्हारा आरबीसी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है. क्यों? बिकॉज आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से पॉलीसाइथेमिया क्यों होता है? पॉलीसाइथेमिया इसलिए होता है बिकॉज हमारे आरबीसी में जितना हीमोग्लोबिन है वो उतना हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी को सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए आरबीसी का नंबर भी इंक्रीज होना पड़ता है. पॉलीसाइथेमिया, जो कि तुम्हारे आरबीसी ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन. और 4 ही क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये खत्म करके आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा. क्या है? फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल और मेडिसिन एंड विदाउट एनी रिस्क कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इनटू द. अगर हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो फटाफट से इंजेक्टेबल मटेरियल हमारे बॉडी में कैसे फैल सकता है, और विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, रिस्क. मसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, लिम्फ वेसल्स में, कहां पे डालेंगे इंजेक्शन को? क्या वो लिम्फ वेसल है? क्या वो वेन्स है? क्या वो आर्टरीज है? क्या वो मसल्स हैं? चलिए बताइए. यस, लेट्स सी द आंसर.
करेक्ट, वेन्स। वेन्स में ही तुम्हारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड रहता है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, उसका प्रेशर बहुत थोड़ा होता है, और ब्लड वेसल है तो वो सब जगह पे जाएगी, तो तुम्हारे बॉडी में भी वो सब जगह पे फैल जाएगा तुम्हारा मेडिसिन, इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आर्टरीज में अगर मारोगे तो आर्टरीज का जो क्या बोलते हैं प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर में तुम्हारा मेडिसिन यहाँ से वहां फैलेगा। मसल्स जो रहता है, मसल्स जो रहेंगे वो बहुत ही धीरे 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 डिफ्यूज करके तुम्हारे बॉडी में फैलाया जाएगा, इसलिए मसल्स में दिया हुआ इंजेक्शन जो रहता है वो बहुत धीरे धीरे फैलता है। आर्टरीज का जो इंजेक्शन है वो बहुत फास्टली फैलता है, वेन्स का इंजेक्शन भी बहुत फास्टली जाता है, बट एज कम्पेयर टू आर्टरीज कम फास्ट जाता है और प्रॉब्लम भी कॉज नहीं करेगा। लिम्फ वेसल में हम लोग कोई इंजेक्शन देते नहीं, बिकॉज लिम्फ वेसल हमारे बॉडी के ऊपर नहीं रहते, सुपरफिशियल नहीं रहते। वेन्स हमारे सुपरफिशियल रहते हैं, आर्टरीज हमारे डीप एसोसिएटेड रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Next question, 22 question, 22nd question. In humans, blood passes from the postcaval to the diastolic right atrium of heart due to stimulation of sino-auricular node, pressure difference between the postcaval and atrium, pushing open of the venous valve, suction pull. क्या हो सकता है आंसर? साथ ही साथ में टाइम को भी देखते जाइए। We just have 1 minute to answer the question. साइनो ऑरिकुलर नोड स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है पोस्ट कैवल और एट्रियम के बीच का, या पुशिंग ओपन ऑफ द वीनस वाल्व्स की वजह से हो रहा है, सक्शन पुल की वजह से हो रहा है, क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। All done. Let's see what is the correct answer. Yes, very good, very 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 good. In humans, blood passes from the post caval. पोस्ट कैवल का जो ब्लड है वो तुम्हारे डायस्टोलिक एट्रियम, राइट एट्रियम में चला जाएगा ऑफ हार्ट, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स। पोस्ट कैवल का जो प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, और तुम्हारे बहुत ही ज्यादा होता है, और तुम्हारा राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, तो जहां से हाई प्रेशर है वहां से कम लो प्रेशर की तरफ वो ब्लड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, पुशिंग ओपन ऑफ द वीनस वाल्व्स तो पॉसिबल ही नहीं है, सक्शन पुल भी पॉसिबल नहीं बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू सक एनीथिंग, स्टिमुलेशन ऑफ साइनो-ऑरिकुलर नोड ये भी पॉसिबल नहीं बिकॉज साइनो-ऑरिकुलर नोड जो स्टिमुलेट होता है वो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल वेन एंड द आर्टरी एट्रियम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। ओके, पल्स प्रेशर इज डैश mmHg, कितना होता है? 40, 25, 120 या 80? 40, 25, 120, 80? पल्स प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए, तब जाके आंसर आ जाएगा। रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं समझेगा। 40, 25, 120, 80, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? साथ ही साथ में टाइम भी देख लिया कीजिए, 32 सेकेंड, 31 सेकेंड, 30 सेकेंड। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 40, 25, 120, 80? ओके, चलिए। बेटा 80 तो हो ही नहीं सकता है, 120 भी हो ही नहीं सकता है, because 120 by 80 is the systolic and diastolic pressure. Systolic is 120 and diastolic is 80. 25 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ, बिकॉज पल्स प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज 120, डायस्टोलिक इज 80, सो 120 माइनस 80 इज नथिंग बट 40। ठीक है, 120 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 40, 80 में 40 मिला दो 120 हो जाएगा। सो व्हाट इज द पल्स प्रेशर? 40। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। 25 तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। Systolic is 120, diastolic is 80. चलिए, last question of the day. No, this is 24. Sorry, second last question. The heartbeat is maximum in adult males, fetus, elderly person, elderly people, or adult females. किस में ज्यादा होता है heartbeat maximum?
फीटस में है, एल्डरली पीपल में है, एडल्ट फीमेल्स में, एडल्ट मेल्स में, बता दीजिए। बहुत सिंपल 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 क्वेश्चन है। इजी है रे, इजी, इतना क्यों टाइम लग रहा है? चलिए, अरे किसी ने भी फीटस आंसर नहीं किया। एल्डरली पीपल में, बूढ़े लोगों में तुम्हारा हार्ट बीट जो है वो धीरे हो जाता है, धीमे हो जाता है। जैसे तुम लोग बड़े होते जाओगे तुम्हारा हार्ट बीट्स कम 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 होते जाते हैं, ठीक है। एडल्ट फीमेल्स में भी नहीं होगा, एल्डरली पीपल में भी नहीं होगा। फीटस का ब्लड, सॉरी, हार्ट बीट जो है वो धड़धड़ धड़धड़ सुना नहीं है कभी किसी ने? बच्चे का हार्ट बीट नहीं सुना तुम लोगों ने? ठीक है, 120 130 तक जाता है हार्ट बीट, ठीक है। हमारा 72 बीट्स पर मिनट है, सो उनका कितना है? 120 130 तक जाता है, धड़ 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 हार्ट बीट होता है पर मिनट में। देखो कभी बच्चे का फीटस मतलब क्या है? जब बेबी तुम्हारा यूटरस के अंदर होगा उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। जब बेबी नियोनेटल रहेगा तो उसका उससे भी कम रहेगा। चलिए, नियोनेटल मतलब नवजात शिशु, न्यूबॉर्न। 25th question, last question of the day. In cardiac cycle, blood pressure is maximum during atrial systole, atrial diastole, ventricular systole, ventricular diastole. बहुत simple question, बहुत बहुत बहुत। ये नहीं आया तो चुल्लू बल पानी में डूब मरने का। Simplest question of the day, last question. कार्डियक साइकिल में ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होता है, किस दौरान होता है? एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, एट्रियल डायस्टोल के टाइम पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे। बापरे, कितना सोचते हो तुम लोग, साइंटिस्ट बनोगे एक दिन। Yes, the correct option is ventricular। रे एट्रियल सिस्टोल में कैसे होगा? There is no atrial systole बेटा। एट्रियल सिस्टोल में कैसे होगा? एट्रियल सिस्टोल में सिर्फ वेंट्रिकल्स तक, मतलब सुनो, सोचो, वेंट्रिकल्स का काम धंधा क्या रहता है? वेंट्रिकल्स का काम धंधा है ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को पहुंचाना, चाहे वो लंग्स की तरफ रहे, चाहे वो तुम्हारे ऑर्गन्स की तरफ रहे, वो तो ऑर्गन्स की तरफ बेसिकली ब्लड पहुंचाने का काम है। तुमको बाजू वाले तक तुमको अगर किसी चीज को ढकलना है तो तुम लोग एकदम जोर लगा के ढक लोगे या धीरे से ढक लोगे? तो बट ऑब्वियसली एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक दूसरे के पास में, एट्रिया में से जो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में वो बहुत पास में जाएगा ब्लड, तो उसको जोर से क्यों पुश करना है? उसको धीरे से धक्का दिया तो भी चला जाएगा वो। बट वेंट्रिकल से पूरे ऑर्गन्स, पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड को भेजना है तो उसको जोर से ही धक्का देना पड़ेगा ना। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल सबसे ज्यादा है। डायस्टोल में तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली कम है, वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो बहुत कम रहेगा डायस्टोल के टाइम पे। एट्रिया का डायस्टोल रहे या वेंट्रिकल का डायस्टोल रहे, सो वो कम प्रेशर ही रहेगा। तो बेसिकली सिस्टोल में कंफ्यूज हुए रहोगे तो किसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा? अगर पास में ढकलना है तो जल्दी से मतलब आसानी से ढकल जाओगे, तो एट्रियल सिस्टोल मतलब उसमें ब्लड प्रेशर कम रहेगा। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ब्लड प्रेशर ज्यादा होना ही चाहिए क्योंकि ब्लड पूरे ऑर्गन्स के पास में जाता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ज्योति इज द टॉपर। फाइन। सो मिस्टेक्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो जितना हो सके उतना। ओके, चलो मीटिंग में आ जाओ वापस से एक बार।